दोस्तों आज की सीरीज में आप एक ऐसे चोर को देखने वाले हो जिसको आज तक कोई भी पुलिस पकड़ नहीं पाई, क्योंकि वो हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे ही रहता है। पुलिस वाले जब भी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो हर बार उनसे बचकर निकल जाता है। दोस्तों इस सीरीज का नाम है नेमेसिस, जिसके पहले 4 एपिसोड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आज बारी है उसके नेक्स्ट 4 एपिसोड की। पिछले एपिसोड में हमने देखा एक पुलिस वाला जिसका नाम स्टाइल है, वो उन चारों में से एक चोर डियोन को पकड़ने ही वाला था कि तभी वो चोर शूट आउट में मारा जाता है और स्टाइल का उसके जरिए बाकियों को पकड़ने का सपना चूर हो जाता है। अब स्टाइल उनके उस्ताद कोल्ट्रेन को कैसे पकड़ेगा ये देखकर आपको मजा आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। फिफ्थ एपिसोड में हम देखते हैं डिटेक्टिव हार्पर और डियोन की पहली वाइफ रेने के घर पर जाते हैं। हार्पर रेने को बताती है कि डियोन मर चुका है और अब हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। फिर पुलिस वाले रेने के घर में घुस जाते हैं और वहां पर तलाशी लेने लगते हैं। दूसरी तरफ स्टाइल कोल्ट्रेन से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि इस बार कोल्ट्रेन की नहीं बल्कि स्टाइल की जीत हुई थी। स्टाइल कोल्ट्रेन से कहता है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, जाबाज, ताकतवर और होशियार, लेकिन फर्क बस इतना ही है कि तुम मासूमों की जान लेते हो और मैं बचाता हूँ। फिर कोल्ट्रेन स्टाइल की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि जान लेने के मामले में भी वो दोनों एक जैसे हैं। स्टाइल्स की रगों में भी गैंगस्टर का ही खून दौड़ रहा है, बिल्कुल कोल्ट्रेन की तरह। फिर स्टाइल कोल्ट्रेन से कहता है कि आज तुम्हारा खेल खत्म, क्योंकि डियोन मर चुका है और मैंने मलिक की हेल्प से तुम्हारे खिलाफ एक सर्च वारंट भी निकलवा लिया है। स्टाइल्स की बात सुनकर कोल्ट्रेन के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद फौरन वो अपने घर पहुंच जाता है और देखता है कि पुलिस वालों ने पहले से ही उसके घर को पूरी तरह उथल पुथल कर दिया है। एबनी स्टाइल से मना भी करती है कि हमारे साथ ऐसा मत करो, लेकिन आज स्टाइल किसी की भी सुनने वाला नहीं था। यहाँ तक कि स्टाइल्स के साथी भी उसको मना करते हैं कि हमें कोल्ट्रेन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टाइल्स नहीं मानता। फिर पूरे घर में तोड़फोड़ करने के बाद भी स्टाइल्स को कुछ भी नहीं मिलता। फिर एबनी कोल्ट्रेन से अकेले में बात करती है और समझाती है कि हमें ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन कोल्ट्रेन उसको साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अगर वो भाग गया तो हर कोई उसको मुजरिम समझेगा। दूसरी तरफ स्टाइल हॉस्पिटल में जाकर स्ट्रा और उसकी फैमिली से मिलता है। स्टाइल स्ट्रा को समझाता है कि बेवकूफी मत करो, क्योंकि डियोन भी इसी वजह से मारा गया और अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी सजा कम करवा दूं। अब स्टाइल को उम्मीद थी कि उसकी ये चाल काम करेगी, लेकिन स्ट्रा स्टाइल को कुछ भी नहीं बताता और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एबनी कैंडिस को मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती है, क्योंकि उसको कैंडिस को दिखाना था कि उसके पति ने क्या किया है। कैंडिस को खुद भी बहुत दुख हो रहा था कि स्टाइल ने कोल्ट्रेन और एबनी के साथ ऐसा किया, जिसके बाद उसके मन में स्टाइल के प्रति प्यार और भी कम हो जाता है। तभी रात के वक्त स्टाइल अपने डैड के घर जाता है, क्योंकि उसको अपनी गलती का अफसोस था। फिर वो एमोस से माफी मांगता है और उनके गले से लग जाता है, लेकिन स्टाइल को कोई अंदाजा भी नहीं था कि एमोस के घर के अंदर क्या चल रहा है। स्टाइल जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है तो वो वहां पर नोआ को देखता है, जो एमोस के गुंडों के साथ बैठकर गांजा फूक रहा था। अब स्टाइल का दिमाग गर्म हो जाता है और वो चिल्लाते हुए एमोस से कहता है कि तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। फिर वो एमोस के गले में जो चैन थी उसको लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम कोल्ट्रेन और उसके साथियों को देखते हैं, जो स्टाइल के खिलाफ एक मजबूत प्लान बना रहे थे। दरअसल कोल्ट्रेन और उसके साथियों को बदला चाहिए था, इसलिए कोल्ट्रेन डियोन की कसम खाकर कहता है कि वो स्टाइल को बर्बाद कर देगा। दूसरी तरफ रेना डियोन की दूसरी बीवी मेलिसा के घर पर जाती है और उसको डियोन के मरने की खबर देती है। दरअसल रेना मेलिसा के बारे में सालों से जानती थी, लेकिन मेलिसा को नहीं पता था कि डियोन की दूसरी वाइफ भी है। अब पुलिस डिपार्टमेंट में भी हर कोई स्टाइल पर ही भड़का हुआ था, क्योंकि स्टाइल ने जबरदस्ती सर्च वारंट निकलवाकर कोल्ट्रेन को चोर साबित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को उसके घर पर एक भी सबूत नहीं मिला। फिर स्टाइल मलिक से कहता है कि मुझे बस अरेस्ट वारंट चाहिए, ताकि मैं कोल्ट्रेन वॉल्टर को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ कर सकूं। लेकिन मलिक स्टाइल की हेल्प करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि कोल्ट्रेन ने ब्रेक नाम के वकील को हायर किया है, जो आज तक एक भी केस नहीं हारा। अगर ये बात साबित हो गई कि कोल्ट्रेन निर्दोष है तो स्टाइल और मलिक दोनों बुरी तरह फंस जाएंगे और इसीलिए मलिक स्टाइल की हेल्प नहीं करता। दूसरी तरफ स्टाइल जब डिपार्टमेंट में था तो कोल्ट्रेन चुपचाप से उसके घर में घुस जाता है और वहां पर छानबीन करने लगता है। कोल्ट्रेन के हाथ कुछ ऐसी चीजें लगती है जिनकी हेल्प से वो स्टाइल को इजीली बर्बाद कर सकता है,
लेकिन तभी वो नोआ को अपने दादाजी से बातें करते हुए सुनता है। नोआ कल रात वाली बात को लेकर बहुत नाराज था और इसीलिए उसको अपने पापा से नफरत होने लगी है। अब कोल्ट्रेन नोआ की सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक खुराफाती प्लान आता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सभी लोग स्टाइल के काम से काफी खुश थे, क्योंकि उसने डियोन को पकड़कर 10 लाख ग्राम केटामाइन को गलत हाथों में जाने से बचा लिया है। लेकिन कोई भी कोल्ट्रेन वाले मामले को लेकर स्टाइल की सपोर्ट नहीं करता। तभी कुछ देर बाद स्टाइल मार्क नाम के आदमी से मिलता है, जिसके खबरी की हेल्प से स्टाइल को सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी। स्टाइल मार्क को आगाह करता है कि अपने खबरी की सुरक्षा बढ़ा दो, क्योंकि कुछ मुजरिम उसकी जान के पीछे पड़े हैं। फिर मार्क टॉम के पास जाकर उसको ये सारी बात बताता है, क्योंकि मार्क का खबरी कोई और नहीं बल्कि टॉम ही था। दूसरी तरफ स्टाइल की गैर हाजिरी में उसकी वाइफ मलिक के साथ कॉफी पीने के लिए जाती है। फिर कैंडिस और मलिक काफी सारी बातें करते हैं, जहां कैंडिस उसको बताती है कि स्टाइल अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन मलिक तो मौके का फायदा उठाकर कैंडिस को किस कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि इस समय ये अपने हस्बैंड से रूठी हुई है। लेकिन दोनों को ही अंदाजा नहीं था कि एबनी पीछे गाड़ी में छुपकर उन दोनों की तस्वीरें ले रही है। अगले सीन में हम देखते हैं स्टाइल उस गैंगस्टर से मिलने के लिए जाता है, जिसको स्टाइल का कर्ज चुकाना था। दरअसल टॉम अरमानिन परिवार का सदस्य है, जिनका खौफ पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और उस गैंगस्टर की भी अरमानियन परिवार के साथ जंग चल रही थी। फिर स्टाइल उसको समझाता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो इससे दोनों का ही फायदा होगा, जिसके बाद वो दोनों आपस में सौदा कर लेते हैं। दूसरी तरफ कोल्ट्रेन और उसके साथी स्टाइल को बर्बाद करने का प्लान बना रहे थे। चोई कोल्ट्रेन को बताता है कि हमारा बायर टॉम पुलिस का खबरी था और इसीलिए उसने डील कैंसिल की। ये सब स्टाइल का ही किया धरा था। अब कोल्ट्रेन के सामने दो मुसीबतें थी, पहली स्टाइल और दूसरा टॉम। लेकिन कोल्ट्रेन ने सारा प्लान सेट कर लिया था। कोल्ट्रेन अपने साथियों से कहता है कि हम पूरी ताकत से उन पर हमला करेंगे, फिर सामने चाहे जो भी हो, हर जगह पुलिस वालों की लाशें बिछ जाएंगी और ये काम हमें बहुत कम समय में करना होगा। अब स्ट्रो और चोई कोल्ट्रेन की बात अच्छे से समझ जाते हैं, जिसके बाद कोल्ट्रेन अब अपने चौथे साथी को लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि ये प्लान उसके बिना पूरा नहीं हो पाएगा। ये जानने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे कि कोल्ट्रेन का चौथा साथी कोई और नहीं बल्कि एमोस है। अब एमोस कोल्ट्रेन को देखते ही पहचान लेता है। फिर कोल्ट्रेन एमोस को समझाता है कि अगर तुम्हें मिलियंस में पैसा चाहिए तो हमारे साथ चलो। अब एमोस ठहरा बहुत पुराना गैंगस्टर, इसलिए कोल्ट्रेन से मिलते ही उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। फिर एमोस, कोल्ट्रेन, स्ट्रा और चोई सभी टॉम को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। कोल्ट्रेन एमोस को एक रिवॉल्वर देता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि एमोस जैसे पुराने खिलाड़ी के लिए रिवॉल्वर एक बेकार सी चीज है, इसलिए वो एमोस के हाथ से रिवॉल्वर लेकर उसे मशीन गन थमा देता है। दूसरी तरफ क्रूज स्टाइल से नाराज होकर उसका सपोर्ट करना बंद कर देती है, क्योंकि स्टाइल ने कैंडिस पर नजर रखी थी। दरअसल स्टाइल ने जो नेकलेस कैंडिस को पहनाया था वो क्रूज ने एक मिशन के दौरान पहना था, और जब उसे पता चला कि स्टाइल अपनी वाइफ से जासूसी करवा रहा है तो उसको गुस्सा आ गया। फिर स्टाइल भी गुस्से में कह देता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी तो ना करो, मैं अकेले ही उन सब से निपट लूंगा। लेकिन बाकी पुलिस डिपार्टमेंट स्टाइल के साथ था, जैसे सेरुलो, ब्रिंकले, निकिता और वेगियानो। फिर स्टाइल सभी से कहता है कि हम लोग 5 मिनट के बाद गैराज में मिलेंगे और तुम में से हर कोई अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बंदूकें साथ लेकर आएगा। अब स्टाइल के लिए करो या मरो वाली सिचुएशन थी, लेकिन स्टाइल को कोई अंदाजा भी नहीं था कि विज्ञानो उसको धोखा दे रहा है। स्टाइल के जाते ही विज्ञानो चुपचाप किसी को फोन करता है और बताता है कि मैं जानता हूँ स्टाइल कहाँ पर जा रहा है। दूसरी तरफ कोल्ट्रेन और उसके साथी टॉम के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। दरअसल मार्क की वार्निंग के बाद टॉम ने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली थी, लेकिन कोल्ट्रेन, स्ट्रा और चोई एक एक करके सभी गार्ड्स को भून डालते हैं। एमोस इस समय नीचे गाड़ी में बैठकर उनका आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन टॉम ने खुद को कमरे के अंदर लॉक कर रखा था। फिर कोल्ट्रेन फायर कटिंग मशीन से दरवाजे को काट देता है। अब टॉम बंदूक लेकर धीरे से बाहर आता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि बाहर कोई भी नहीं था। फिर टॉम थोड़ा आगे बढ़कर देखता है, लेकिन तभी कोल्ट्रेन उसके दोनों पैरों पर गोली मार देता है। अब टॉम के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके बाद वो कोल्ट्रेन से कहता है कि अंदर $16 मिलियन पड़े हैं, तुम चाहो तो उनको ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो। अब कोल्ट्रेन को ये सौदा सही लगता है, जिसके बाद वो पैसे लेने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाते वक्त वो स्ट्रा से कहता है इसको खत्म कर दो, इसलिए स्ट्रा उसको गोली मार देता है। तभी कोल्ट्रेन स्ट्रा से कहता है
कि तुम अपनी बंदूक यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि इस पर एमोस की उंगलियों के निशान है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोल्ट्रेन ने एमोस के हाथ से वो रिवॉल्वर वापस क्यों ली। मशीन गन तो जस्ट एक बहाना था। फिर वो तीनों सारा पैसा बैग में भरकर वहां से निकल जाते हैं। एमोस भी बहुत खुश था क्योंकि उसने 30 मिनट में लगभग $4 मिलियन अंदर कर लिए थे, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कोल्ट्रेन ने उसके साथ डबल गेम खेली है। फिर जब वो चारों वहां से जाने लगते हैं तो स्ट्रा देखता है कि उनकी गाड़ी के साथ में पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी है, जिसके अंदर वेगियानो बैठा हुआ था, जो कि स्ट्रा को देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन तभी स्ट्रा उसको गोलियों से भून डालता है और इसी के साथ 5वें एपिसोड का एंड हो जाता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं कोल्ट्रेन और उसके साथी लगातार पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे। स्टाइल कवर में रहकर कोल्ट्रेन के साथियों पर हमला करता है, लेकिन उनके पास मशीन गन्स थी, जिस वजह से पुलिस कवर से बाहर नहीं निकल पाती। फिर कोल्ट्रेन दिमाग लगाकर पैसों से भरे बैग वैन में ही छोड़ देता है और फिर वैन में आग लगा देता है, लेकिन तभी एक गोली आकर चोई को लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब कोल्ट्रेन की टीम कमजोर पड़ रही थी क्योंकि पुलिस वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। चोई को गोली लगने के बाद भी कोल्ट्रेन, स्ट्रा और एमोस पीछे नहीं हटते। वो लगातार पुलिस पर फायरिंग करते रहते हैं। अब एमोस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो मशीन गन से खेल रहा हो। कई पुलिस वाले इस जंग में मारे जाते हैं, लेकिन तभी स्टाइल एमोस को देख लेता है, जो ठीक उसी पर बंदूक ताने हुए थे। तभी ब्रिंकले बैग उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एमोस उसको गोलियों से भून डालता है। अब स्टाइल के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया था, जिसके बाद वो एक शॉटगन हाथ में लेकर स्ट्रा को घायल कर देता है। दरअसल स्टाइल के अंदर कोल्ट्रेन को पकड़ने का जुनून था, लेकिन वो कोल्ट्रेन तक पहुंच पाता इससे पहले ही वैन ब्लास्ट हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर एमोस और कोल्ट्रेन वहां से गायब हो जाते हैं। अब एक बार फिर से कोल्ट्रेन स्टाइल के हाथों से बच निकला था और स्टाइल ये बात साबित ही नहीं कर पाता कि ये पूरा प्लान कोल्ट्रेन का था, क्योंकि उन सभी ने मास्क पहने हुए थे। फिर कोल्ट्रेन एक सुरक्षित जगह पर जाकर अपने कपड़े बदलता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हार्पर वहां पर आ जाती है और कोल्ट्रेन पर गन तान देती है। कोल्ट्रेन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि अगर वो जरा सा भी हिलता तो हार्पर उसको गोली मार देती, लेकिन तभी हार्पर कोल्ट्रेन के नजदीक आती है और धीरे से उसकी पॉकेट में एक चाबी डालते हुए कहती है कि गाड़ी तैयार है, चार्ली ने कहा है जल्दी से निकलो। इसका मतलब चार्ली ने हार्पर को भी खरीद लिया है और ना जाने ऐसे कितने ही पुलिस वाले होंगे जो चार्ली के लिए ही काम करते हैं। फिर कोल्ट्रेन फौरन गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ स्टाइल स्ट्रो से पूछताछ कर रहा था, जो कि बुरी तरह से घायल था। स्टाइल्स उसको समझाता है कि अगर अभी भी तुम मुझे सच बता दोगे तो तुम बच जाओगे, वरना पुलिस को मारने के जुर्म में तुम्हें ऐसी मौत दी जाएगी तुम सोच भी नहीं सकते। अब स्टाइल के बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद भी वो कोल्ट्रेन का नाम नहीं बताता, जिसके बाद एक ऑफिसर वहां पर आकर स्टाइल को रोक देता है। दूसरी तरफ कोल्ट्रेन के लिए एक नई टेंशन आ गई थी, जिसका नाम है हवान, यानी कि एमोस। दरअसल एमोस को कोल्ट्रेन के सारे राज पता चल गए थे और अगर उसने पुलिस के सामने मुंह खोल दिया तो कोल्ट्रेन और चार्ली दोनों बुरी तरह से फंस जाएंगे, इसलिए वो एमोस को मारने के बारे में सोचता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिमी स्टाइल को बहुत डांटता है क्योंकि उसने बिना सोचे समझे इतने बड़े मिशन को अंजाम दिया। दरअसल क्रूज ने जिमी को सब कुछ सच बता दिया था, जिसके बाद जिमी स्टाइल से कहता है कि या तो अपने खबरी का नाम बताओ जो तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन देता है, और या फिर अपनी गन और बैज वापस कर दो। लेकिन स्टाइल अपने खबरी का नाम नहीं बताता और इसीलिए वो गन और बैज लौटा देता है। दूसरी तरफ एमोस अपने दोस्तों के पास आकर उन्हें बताता है कि पुराना हैवान जाग चुका है। एमोस के सभी दोस्त टीवी पर न्यूज देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि हर जगह उन चारों मुजरिमों की खबरें ही आ रही थी, जिन्होंने सैकड़ों पुलिस वालों को गोलियों से भून डाला। तभी एक आदमी एमोस से बहस करने लगता है क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं था कि एमोस ने ये काम किया है। अब एमोस गुस्से में उस आदमी को घायल कर देता है और अपने दोस्तों से कहता है जाकर जश्न का सामान लेकर आओ क्योंकि नाइटमेयर अब लौट आया है। दूसरी तरफ स्टाइल अपने घर पर आकर एक एक्स्ट्रा रिवॉल्वर ले लेता है और एमोस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि अब एमोस ही है जो सबके सामने कोल्ट्रेन के राज खोलेगा। तभी कैंडी स्टाइल से पूछती है कि तुम कहां जा रहे हो। फिर स्टाइल उसको एमोस वाली सारी बात बता देता है और कहता है कि मैं कोल्ट्रेन को जिंदा गाड़ दूंगा क्योंकि उसने मुझे रोकने के लिए जानबूझकर मेरे पिता को इस प्लान में शामिल किया। अब कैंडिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि स्टाइल कोल्ट्रेन पर शक क्यों कर रहा है क्योंकि अभी तक उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला है। फिर कैंडिस उसको धमकी देती है कि जब तक ये मसला चल रहा है तब तक मैं अपने मायके में रहूंगी और स्टाइल भी कैंडिस की बात मान लेता है।
फिर कैंडिस नोआ को अपने साथ लेकर अपने मॉम डैड के घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एबनी कोल्ट्रेन को फोन करके बहुत डांटती है क्योंकि कोल्ट्रेन ने उससे वादा किया था कि वो सारे गलत काम छोड़ देगा। लेकिन कोल्ट्रेन एबनी को समझाता है कि हालात थोड़े से बिगड़ गए थे और इसीलिए वो पीछे नहीं हट सकता। फिर एबनी कोल्ट्रेन को बताती है कि चार्ली ने हम तीनों की प्लेन की टिकट्स बुक कर दी है और हम आज रात ही इस देश से बाहर हो जाएंगे। कोल्ट्रेन भी एबनी की बात मान लेता है, लेकिन जाने से पहले उसको एक बहुत ही जरूरी काम करना था और वो है आमोस को खत्म करना। फिर चार्ली कोल्ट्रेन से बात करती है और कहती है कि आमोस की चिंता तुम मत करो, उसको तो मेरे आदमी देख लेंगे। लेकिन कोल्ट्रेन आमोस की वजह से अपना भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता था, इसलिए जब तक वो अपने हाथों से आमोस को खत्म नहीं कर देता उसको चैन नहीं पड़ेगा। इसलिए वो ये काम करने के लिए खुद त्याग करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कोल्ट्रेन हॉस्पिटल में जाकर एबनी का अल्ट्रासाउंड करवाता है। एबनी का बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और ठीक था, जिसको देखकर कोल्ट्रेन और एबनी दोनों बहुत ही खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टाइल आमोस को ढूंढने के लिए उसके घर पर जाता है। आमोस के आदमी स्टाइल को घर के अंदर जाने ही नहीं देते, जिसके बाद स्टाइल पीछे के रास्ते से अंदर घुस जाता है और कोल्ट्रेन को फोन करता है। कोल्ट्रेन को अंदाजा हो जाता है कि फोन पर इस समय आमोस नहीं है, क्योंकि अगर आमोस होता तो सबसे पहले पैसों की बात करता। तभी स्टाइल कोल्ट्रेन से कहता है कि पहले मैं अपने डैड को पकड़ूंगा और फिर उनके जरिए मैं तुम तक भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिर जवाब में कोल्ट्रेन कहता है कि अगर आमोस को तुमसे पहले मैंने ढूंढ लिया तो तुम क्या करोगे, और इतना कहकर वो फोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एबनी को बताती है कि जब तुम्हारा पहला बच्चा होने वाला था तो तुम्हारी हालत उस समय बहुत ही नाजुक थी। तुम में और तुम्हारे बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता था और तुम्हारी बहन चार्ली ने तुम्हें बचाने का फैसला लिया। उसी के सिग्नेचर पर तुम्हारा पहला बच्चा गिराया गया था। अब एबनी डॉक्टर की बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि चार्ली ने उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। दूसरी तरफ कैंडिस नोआ को लेकर अपने मॉम डैड के घर पहुंच जाती है। नोआ को समझ में नहीं आ रहा था कि सब उसके दादाजी को गुनहगार क्यों बोल रहे हैं, लेकिन तभी कैंडिस के डैड नोआ को हैवान की कहानी सुनाते हैं कि उन्होंने अपने छोटे बेटे के साथ क्या किया था। तभी कुछ देर बाद क्रूज कैंडिस को फोन करती है और बताती है कि स्टाइल को सस्पेंड कर दिया गया है और अब वो कहीं गायब हो गया है। क्रूज की बात सुनकर कैंडिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि स्टाइल ने उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी क्रूज और जिमी को पता चलता है कि उन चारों में से एक स्टाइल के डैड भी थे, जिसके बाद जिमी फौरन आमोस के घर पर जाने के लिए निकल पड़ता है। इस समय आमोस अपने पुराने दोस्त अर्ल से मिलने के लिए गया हुआ था। अर्ल के आदमी आमोस को अंदर जाने ही नहीं देते, लेकिन जब वो उनको बताता है कि मेरा नाम हैवान है तो वो लोग रास्ते से हट जाते हैं। फिर आमोस अर्ल से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी इस देश से बाहर निकलना है। अर्ल भी आमोस की हेल्प करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कोल्ट्रेन जब आमोस के घर में उसको ढूंढ रहा था तो हार्पर वहां पर आ जाती है और कोल्ट्रेन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दरअसल हार्पर पुलिस टीम से पहले यहाँ पर पहुंच गई थी और इसीलिए वो कोल्ट्रेन को चुपचाप वहां से जाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं खुद सारा मामला संभाल लूंगी। तभी एक खबरी के जरिए क्रूज को पता चलता है कि अर्ल आमोस का पुराना दोस्त है, इसलिए जिमी, क्रूज और हार्पर अर्ल का गला दबोचने निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टाइल अर्ल के बार में पहुंच जाता है। तभी कोल्ट्रेन भी वहां पर आ जाता है, लेकिन स्टाइल को देखकर वो आमोस पर हमला नहीं करता। फिर स्टाइल आमोस से कहता है कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अभी भी वक्त है, अगर आप कोल्ट्रेन के खिलाफ गवाही दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आमोस तो नाम बताने से साफ साफ इनकार कर देता है। ये बात सुनकर कोल्ट्रेन की जान में जान आ जाती है, क्योंकि फिलहाल वो सेफ है। दूसरी तरफ कैंडिस अपनी माँ से बातें कर रही थी। तभी कैंडिस की माँ उसको समझाती है कि तुम स्टाइल को तलाक दे दो, क्योंकि वो अच्छा पति नहीं है। दरअसल कैंडिस की माँ को भी मलिक ही अच्छा लगता था, जिसके बाद कैंडिस के मन में मलिक के प्रति प्यार और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एबनी विदेश जाने के लिए एकदम तैयार खड़ी थी, लेकिन कोल्ट्रेन अभी तक वापस नहीं आया था। दरअसल कोल्ट्रेन आमोस से बात करने के लिए उसके घर पर जा पहुंचता है, लेकिन तभी वो आमोस के आदमी के ऊपर गन तान देता है और पूछता है कि आमोस कहाँ है। आमोस का आदमी उसको कुछ भी नहीं बताता, लेकिन तभी कैल्ट्रोन उसके गले में एक चैन देखता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि इस समय आमोस कहां पर गया होगा। वहीं दूसरी तरफ आमोस स्टाइल के घर पर वो चैन लेने के लिए जाता है जो स्टाइल ने उसके गले में से उतारी थी। तभी आमोस को किसी की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद वो अपनी गन निकाल लेता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि उसका पोता नोआ था। नोआ अपने दादा से कहता है कि आप सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से पापा को परेशानी हो रही है। लेकिन आमोस उसकी बात नहीं मानता। इतने में कोई शख्स दरवाजे पर दस्तक देता है। फिर आमोस नोआ को अपनी रिवॉल्वर देकर अलमारी के
अंदर छुपा देता है क्योंकि उसको लग रहा था कि बाहर स्टाइल आया है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर स्टाइल नहीं बल्कि कोल्ट्रेन आया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7वें एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। एमोस जब कैल्ट्रॉन को देखता है तो वो घबरा जाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो जिंदगी भर जेल में ही सड़ते रहोगे। इस समय नोआ अलमारी के अंदर से ये सब कुछ देख रहा था। अगर वो चाहता तो वहीं से कोल्ट्रेन को शूट कर सकता था क्योंकि उसके हाथ में बंदूक भी थी, लेकिन डर के मारे वो ऐसा नहीं कर पाता। एमोस भी कोल्ट्रेन को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोल्ट्रेन कभी भी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता, इसलिए वो एमोस को मारकर वहां से चला जाता है। फिर स्टाइल जब घर पर आता है तो वहां अपने पिता की लाश देखता है, जहां नोआ लाश के पास रिवॉल्वर लेकर खड़ा था। तभी कुछ देर बाद बाकी पुलिस टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। अब स्टाइल और भी बुरी तरह से फंस जाता है क्योंकि उसके घर में उसके पापा की लाश पड़ी थी और सभी लोग ये बात जानते हैं कि स्टाइल अपने पिता को पसंद नहीं करता था। तभी क्रूस वहां पर आकर स्टाइल और नोआ दोनों को ही अरेस्ट कर लेती है और वहां से चली जाती है। तभी जिमी क्रूस से कहता है कि स्टाइल को मैं ले जाऊंगा, जिसके बाद क्रूस नोआ को लेकर वहां से चली जाती है। दरअसल जिमी को यकीन था कि स्टाइल ने यह खून नहीं किया, क्योंकि अगर उसे अपने पिता को मारना ही होता तो वो लास्ट नाइट गोलीबारी के वक्त ही अपने पिता को शूट कर देता, जबकि स्टाइल ने ऐसा नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ एबनी कोल्ट्रेन का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब काफी देर हो जाने के बाद भी कोल्ट्रेन वहां पर नहीं आता तो चार्ली एबनी से अकेले ही चले जाने के लिए कहती है। वो एबनी को समझाती है कि कोल्ट्रेन खुद को संभाल सकता है, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो सब लोग फंस जाओगे। लेकिन एबनी कोल्ट्रेन को लिए बिना कहीं पर भी जाने वाली नहीं थी, इसलिए इस चक्कर में उसकी चार्ली के साथ बहस भी हो जाती है। दूसरी तरफ जिमी बीच रास्ते में गाड़ी रोककर स्टाइल से पूछता है कि वहां क्या हुआ था। जवाब में स्टाइल उसको सारी बात बता देता है और समझाता है कि ये सब कुछ कोल्ट्रेन का ही किया धरा है, लेकिन जिमी उसे कोल्ट्रेन का नाम लेने से मना करता है क्योंकि इससे स्टाइल और भी बुरी तरह से फंस जाएगा। फिर जिमी स्टाइल को समझाता है कि तुम कोई और ही झूठी कहानी बता देना, जैसे आमोस ने स्टाइल को शूट करने की कोशिश की और तुमने डिफेंस में उसको मार डाला, लेकिन स्टाइल उसकी बात नहीं मानता। फिर जिमी और डिप्टी चीफ होम्स के कहने पर क्रूज स्टाइल से पूछताछ करती है। क्रूज को अभी भी लग रहा था कि स्टाइल झूठी कहानी बना रहा है, क्योंकि वो शुरू से ही अपने डैड से नफरत करता था और जिस जगह पर टॉम का कत्ल हुआ था वहां पर भी पुलिस को आमोस की ही गन मिली थी, जिससे पुलिस वालों का शक और भी मजबूत हो गया कि स्टाइल ने ही अपने पिता को मार डाला। लेकिन स्टाइल क्रूज के सभी इल्जामों को बिल्कुल बेबुनियाद बताता है क्योंकि उसने अपने डैड को नहीं मारा था। अब एक तरफ तो स्टाइल खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ कोल्ट्रेन और एबनी दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसके बाद स्टाइल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एबनी डियोन की दोनों बीवियों को और जमीसा नाम की एक लड़की को बुलाकर उन्हें एक डॉक्यूमेंट देती है, जिसके बाद वो तीनों ही स्टाइल के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हो जाती है। रेने, मेलिसा और जमीसा खुशी खुशी उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है क्योंकि बदले में एबनी उनको लाखों डॉलर्स दे रही थी। अब यहीं से एबनी का मास्टर प्लान शुरू होता है और ये प्लान क्या है ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तभी कुछ देर बाद इंटरनल अफेयर से टेसा ग्रांट नाम की एक ऑफिसर इस केस पर छानबीन करने के लिए आती है। तभी जब सेरुलो नोआ से पूछताछ करता है तो नोआ बताता है कि वो वही आदमी था जिसने फुटबॉल मैच में जूते गिफ्ट किए थे, यानी कि कोल्ट्रेन। फिर सेरुलो नोआ से पूछता है कि क्या उस वक्त तुम्हारे डैड वहां पर थे? नोआ चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं थे, और अगर वो वहां पर होते तो आज मेरे दादा जिंदा होते। मैंने कोल्ट्रेन को उनका मर्डर करते हुए अपनी आंखों से देखा है। अब सेरुलो को नोआ की आंखों में एक सच्चाई दिखाई देती है, जिसके बाद बाहर आकर वो सभी को बताता है कि लड़का सच बोल रहा है। लेकिन क्रूज को लग रहा था कि ये सब बकवास है क्योंकि स्टाइल और नोआ एक ही आदमी को फंसा रहे हैं। लेकिन सेरुलो को लग रहा था कि कोल्ट्रेन ही दोषी है क्योंकि नोआ और स्टाइल दोनों ही झूठे नहीं हो सकते, और ऊपर से कोल्ट्रेन पिछले कुछ समय से गायब भी है। जिस समय सेरुलो ये बात कर ही रहा था तभी कोल्ट्रेन और एबनी वकील की एक टीम लेकर पुलिस स्टेशन पर धावा बोल देते हैं। दरअसल यही एबनी का मास्टर प्लान था कि हम लोग भाग तो नहीं पाए, अब यहीं पर रहकर स्टाइल को बर्बाद कर देंगे। इस समय कोल्ट्रेन ने दुनिया के नामचीन वकीलों को हायर किया हुआ था जो आज तक एक भी केस नहीं हारे। तभी एबनी अपनी लाइसेंस वाली गन और बाकी चीजें ब्यूरो में जमा करवा देती है, जिसके बाद कोल्ट्रेन से भी कई तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं, जैसे गोलीबारी के वक्त तुम कहां थे और पिछले कुछ दिनों से तुम कहां पर गायब थे।
लेकिन कोल्ट्रेन बिना हिचकिचाए सभी सवालों का झूठा जवाब देता है। अब पुलिस टीम खुद बुरी तरह से फंस गई थी क्योंकि कोल्ट्रेन के वकील पुलिस पर केस करने की धमकी दे रहे हैं। फिर जिमी उनको समझाता है कि हमें शांति से बात करनी चाहिए, लेकिन आज कोल्ट्रेन पूरे प्लान के साथ आया था। तभी सेरुलो जब देखता है कि हालात बिगड़ने वाले हैं तो वो फौरन स्टाइल के पास जाकर उसे कुछ ऐसा बताने के लिए कहता है जिससे कोल्ट्रेन फंस जाए। तभी स्टाइल को नोआ की कही हुई बात याद आती है, जिसके बाद वो सेरुलो से कहता है कि तुम बस कोल्ट्रेन को जाकर 2 बातें कहो। पहली बात कि एक गवाह है जिसने तुम्हें एमोस का खून करते हुए देखा है, और दूसरी बात कि गवाह ने तुम्हें कहते हुए सुना था कि स्टाइल हिसाब बराबर हुआ। जब तुम ये बातें कोल्ट्रेन को बताओगे तो अगर वो घबरा गया तो समझ लेना कि वही कातिल है। अब सेरुलो स्टाइल की कही हुई बातें अच्छे से समझ जाता है, जिसके बाद वो मलिक से मिलकर उसको ये दोनों सवाल पूछने के लिए कहता है। मलिक डिपार्टमेंट का बहुत पुराना और सीनियर ऑफिसर था, इसलिए सेरुलो को उस पर ही भरोसा था। लेकिन मलिक कोल्ट्रेन से कोई सवाल पूछता इससे पहले ही उसके फोन में अननोन नंबर से मैसेज आ जाता है जिसमें उसकी और कैंडिस की किस करते हुए की तस्वीर थी। मलिक समझ जाता है कि ये बहुत बड़ा गेम है, जिसके बाद वो अपने हाथ पीछे खींच लेता है। फिर पूछताछ खत्म होने के बाद सेरुलो मलिक से पूछता है कि क्या हुआ, तुमने वो बातें कही या नहीं कही, लेकिन मलिक उसको ना में इशारा करते हुए वहां से चला जाता है। तभी जिमी हार्पर को ऑर्डर देता है कि तुम कोल्ट्रेन के बयान की जांच करो और पता लगाओ कि वो गोलीबारी के दिन सच में दूसरी जगह पर था या नहीं। लेकिन जिमी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने ये काम गलत लड़की को सौंप दिया, क्योंकि हार्पर खुद उन लोगों के साथ मिली हुई है। तभी कुछ समय बाद जब हार्पर जांच करने के बाद वापस आती है तो जिमी को बताती है कि कोल्ट्रेन बिल्कुल सच बोल रहा था। उसके अलावा क्रूज को एक और हैरान करने वाली बात पता चलती है कि एमोस का कत्ल स्टाइल की सर्विस गन से हुआ है। फिर क्रूज स्टाइल के पास जाकर उससे इस बारे में बात करती है, लेकिन स्टाइल ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि जिमी ने बहुत पहले ही स्टाइल की सर्विस गन और बैज ले लिया था और अब वो लोग फिर से स्टाइल पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो कि साबित होता है कि ये झूठ है। फिर सारी जांच खत्म होने के बाद ये बात तय की जाती है कि स्टाइल को कुछ समय के लिए होम अरेस्ट किया जाएगा, यानी वो अपने ही घर के अंदर कैद हो जाएगा और उसके पैर में एक एंकल मॉनिटर लगा दिया जाएगा ताकि स्टाइल को हर वक्त ट्रेस किया जा सके। स्टाइल इस सजा के लिए मान जाता है, जिसके बाद केविन नाम का एक आदमी एंकल मॉनिटर सेट करने के लिए स्टाइल के साथ उसके घर पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रूज और जिमी जब स्टाइल की सर्विस गन के बारे में बात कर रहे थे तो जिमी उसे बताता है कि उस गन के बारे में सिर्फ 3 लोगों को ही पता था, पहला मैं खुद, दूसरी क्रूज और तीसरी हार्पर। अब जिमी को सारी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि इस खेल का वजीर कोई और नहीं बल्कि हार्पर है। हार्पर ने ही स्टाइल की सर्विस गन चोरी करके कोल्ट्रेन को दी और कोल्ट्रेन ने उस गन से आमोस को शूट कर दिया। फिर क्रूज तुरंत कैंडिस के घर पर जाती है और उसको एबनी और कोल्ट्रेन की चाल के बारे में सब कुछ बता देती है। कैंडिस क्रूज से कहती है कि एबनी तुम्हारे सामने सच नहीं बोलेगी, लेकिन अगर मैं उससे अकेले में बातचीत करूं तो शायद वो सच बता दे। फिर कैंडिस वही नेकलेस पहनकर एबनी के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ एबनी हार्पर को फोन करती है और कहती है चार्ली को कह देना कि अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन हार्पर एबनी को कहती है कि अभी भी एक आखिरी काम बाकी है और वो है नोआ को खत्म करना। लेकिन एबनी हार्पर को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि नोआ अभी बच्चा है। लेकिन हार्पर फोन काट देती है। इतने में एबनी के पास कैंडिस पहुंच जाती है, इसलिए वो अपना फोन छुपा लेती है। कैंडिस एबनी से कहती है कि तुम्हारा पति मुजरिम है और तुम जितनी जल्दी ये बात समझ लोगी उतना ही अच्छा होगा। कैंडिस को लग रहा था कि शायद एबनी को अपने पति के बारे में पता ही नहीं, लेकिन तभी एबनी उसको कहती है अभी तुम मेरी फिक्र छोड़ो और अपने बेटे को बचाओ, क्योंकि नोआ की जान को खतरा है। फिर कैंडिस एबनी से पूछती है कैसा खतरा, लेकिन तभी क्रूज और बाकी ऑफिसर्स अंदर आकर एबनी को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि उसे सारी बात पहले से ही पता थी, लेकिन फिर भी उसने पुलिस को झूठ कहा। कैंडिस एबनी से कई बार पूछती है कि मेरे बेटे को कैसा खतरा है, लेकिन एबनी उसको कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ कोल्ट्रेन एबनी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एबनी को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब एक तरफ तो पुलिस वाले हार्पर को ढूंढने के लिए उसके रूम में जाते हैं और दूसरी तरफ स्टाइल अपने बेटे नोआ को ढूंढ रहा था, लेकिन हार्पर और नोआ दोनों ही अपने कमरे से गायब थे। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं क्रूज एबनी से पूछताछ कर रही थी। अब एबनी के पास बचने के सिर्फ 3 ही रास्ते थे, या तो वो कोल्ट्रेन का पता बता दे, या फिर ये बताए कि नोआ कहाँ है, और आखिरी रास्ता था कि वो उसके बारे में बताए जो ये सब कुछ करवा रहा है, यानी कि चार्ली। अब एबनी तीनों में से किसी के बारे में भी नहीं बता सकती थी। वहीं दूसरी तरफ सेरुलो स्टाइल के घर पर जाकर उसे बताता है कि हार्पर कोल्ट्रेन के साथ मिली हुई है और उसी ने तुम्हारी सर्विस गन कोल्ट्रेन को दी। हार्पर की सच्चाई जानने के बाद स्टाइल के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी स्टाइल नोआ को लेकर इतनी टेंशन में नहीं था क्योंकि नोआ खुद घर से भागा है। दरअसल स्टाइल ने जब नोआ के रूम की छानबीन की तो उसे पता चला कि वहां पर कोई आया ही नहीं था, बल्कि नोआ तो खुद अपने दादाजी का बदला लेने के लिए कोल्ट्रेन को मारने के लिए गया है। अब स्टाइल के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई थी, क्योंकि अगर नोआ से एक भी गलती हुई तो कोल्ट्रेन उसको मार डालेगा। दूसरी तरफ कोल्ट्रेन को भी पता चल जाता है कि एबनी अरेस्ट हो गई है, जिसके बाद वो अपने वकील सैम को फोन करके एबनी के पास जाने के लिए कहता है। सैम कोल्ट्रेन को सलाह देता है कि तुम्हें लॉस एंजलिस से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर एबनी ने सच बता दिया तो पुलिस वाले सबसे पहले तुम्हें ही पकड़ेंगे। लेकिन कोल्ट्रेन भी एबनी को लिए बिना कहीं भी जाने वाला नहीं था। तभी हम नोआ को देखते हैं जो एमोस के घर पर आकर उसकी बंदूक चुरा रहा था। तभी नोआ को दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो बंदूक को सामने की तरफ तान देता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां पर एमोस का ही आदमी था। वो नोआ को बताता है कि हम सभी तुम्हारे दादाजी को श्रद्धांजलि देने वाले हैं और इसीलिए उनकी कुछ चीजें चाहिए। अब एमोस के लोग नोआ का भी मकसद पूरा करने में उसका साथ देते हैं, जिसके बाद नोआ का गुस्सा और जोश और भी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ क्रूज लगातार एबनी को नाम बताने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन तभी सैम वहां पर आ जाता है और पूछताछ बीच में ही रोक देता है। सैम को एबनी से बात करने के लिए 2 मिनट चाहिए थे और इसीलिए क्रूज बाहर चली जाती है। फिर सैम एबनी को समझाता है कि तुम बिना कुछ बताए बच नहीं सकती, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें पुलिस वालों को सब कुछ बताना ही होगा। एबनी को लग रहा था कि कोल्ट्रेन अब तक शहर से बाहर चला गया होगा, लेकिन तभी सैम उसको बताता है कि कोल्ट्रेन तुम्हें लिए बिना कहीं भी नहीं जाएगा। सैम की बात सुनकर एबनी परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर कोल्ट्रेन लॉस एंजलिस में रहा तो पुलिस उसको मार डालेगी। दूसरी तरफ मलिक, डिप्टी चीफ फ्रेड, जिमी और क्रूज एबनी के बारे में ही बातें कर रहे थे। फ्रेड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि स्टाइल के बेटे नोआ के साथ क्या होगा, क्योंकि उसको तो किसी भी हालत में कोल्ट्रेन चाहिए था। लेकिन जिमी और क्रूज दोनों फ्रेड की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होते, क्योंकि नोआ उनके दोस्त का बेटा है और उनके लिए उसे बचाना भी जरूरी है। फिर फ्रेड क्रूज को 1 घंटे का समय देकर वहां से चला जाता है। अब क्रूज को कुछ भी करके एबनी से सच उगलवाना था, लेकिन एबनी सच बोले या ना बोले, कोल्ट्रेन ने जंग की तैयारी शुरू कर दी थी। दरअसल कोल्ट्रेन ने अपने घर में एक सीक्रेट रूम बना रखा था, जिसके अंदर करोड़ों डॉलर्स और सैकड़ों हथियार थे। कोल्ट्रेन अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे और गन निकाल लेता है, जिसके बाद वो सैम को फोन करता है। सैम अभी भी एबनी को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोल्ट्रेन से साफ कह देता है कि जब तक एबनी पुलिस वालों को सच नहीं बताएगी तब तक पुलिस वाले उसको छोड़ेंगे नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं स्टाइल के लिए भी घर के अंदर बंद रहना बर्दाश्त से बाहर हो गया था, इसलिए वो अपने पैर का एंकल मॉनिटर उतार देता है और घर से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैंडिस चुपचाप एबनी के घर में छानबीन करने के लिए जाती है। कैंडिस को पता लगाना था कि वो कौन सा शख्स है जिसको एबनी बचाने की कोशिश कर रही है। तभी उसको वहां पर चार्ली की फोटो मिलती है। चार्ली की फोटो देखकर कैंडिस समझ जाती है कि एबनी की बहन कुछ तो गड़बड़ कर रही है, क्योंकि एबनी ने पहले कभी भी अपनी बहन के बारे में नहीं बताया। अब एबनी और भी बुरी तरह से फंसती जा रही थी, क्योंकि मलिक के पास सबूत है कि हार्पर ने ही कोल्ट्रेन को स्टाइल की सर्विस गन दी थी। अब एबनी के पास सच बताने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए क्रूज एक फोन एबनी के सामने रख देती है और कहती है अपने मर्द को फोन करो। लेकिन एबनी तो कोल्ट्रेन के पास फोन करने की बजाय चार्ली के पास फोन करती है। एबनी की आवाज सुनते ही चार्ली को अंदाजा हो जाता है कि उसके साथ कोई और भी है। तभी एबनी चार्ली से कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज एक आखिरी बार मेरी बात मान लो, नोआ को कुछ भी होना नहीं चाहिए। लेकिन चार्ली एबनी से कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है, इसलिए मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, और ये बात कहकर वो फोन काट देती है। अब हार्पर को भी मैसेज मिल जाता है कि नोआ को नहीं मारना, क्योंकि अब किसी और को ही खत्म करना है। अब स्टाइल भी एमोस की श्रद्धांजलि में पहुंचकर नोआ को अपने साथ ले जाता है। स्टाइल देखता है कि नोआ के पास गन भी है, इसलिए वो उससे वो गन छीन लेता है और वादा करता है कि मैं तुम्हारे दादा का बदला जरूर लूंगा।
फिर स्टाइल और नोआ वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एबनी को लग रहा था कि चार्ली उसकी बात नहीं मानेगी, लेकिन तभी स्टाइल क्रूज को मैसेज करता है कि नोआ मिल गया है। स्टाइल का मैसेज देखकर क्रूज के होश उड़ जाते हैं कि ये साला अपने घर से बाहर कैसे निकला। तभी स्टाइल एक बार फिर से गैंगस्टर मिगुएल से मिलने के लिए जाता है। अब ये लड़ाई आर या पार में बदल गई थी, जिसके बाद स्टाइल मिगुएल से कहता है कि तुम कोल्ट्रेन को खत्म कर दो। आज पहली बार स्टाइल किसी को मारने के लिए गैंगस्टर की हेल्प ले रहा था और मिगुएल के ऊपर स्टाइल का एहसान भी है, क्योंकि स्टाइल ने उसकी बेटी को बचाया था। जिसके बाद मिगुएल कोल्ट्रेन को मारने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कोल्ट्रेन कैमरा में देखता है कि एबनी वापस आ गई है और अपनी वाइफ को देखकर कोल्ट्रेन की जान में जान आ जाती है, लेकिन तभी कोई शख्स कोल्ट्रेन को शूट कर देता है। ये जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हार्पर है। दरअसल चार्ली ने ही हार्पर को कहा था कि तुम कोल्ट्रेन को खत्म कर दो, क्योंकि उसकी बहन एबनी की लाइफ की सबसे बड़ी मुसीबत कोल्ट्रेन खुद है। फिर हार्पर कोल्ट्रेन के पास जाकर उसकी बॉडी देखती है, लेकिन तभी अचानक से कोल्ट्रेन खड़ा हो जाता है और हार्पर को मारने लगता है। दरअसल कोल्ट्रेन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, क्योंकि उसको पता था कि कोई ना कोई उस पर हमला जरूर करेगा। फिर वो हार्पर को समझाता है कि हम शांति से बात कर सकते हैं, लेकिन हार्पर के सिर पर पैसों का जुनून सवार था, इसलिए कोल्ट्रेन उसको मार डालता है। फिर वो हार्पर के फोन से चार्ली के पास झूठा मैसेज कर देता है कि कोल्ट्रेन मारा गया। वहीं दूसरी तरफ एबनी कैंडिस को अपने घर पर देख लेती है। कैंडिस को भी वो फोन मिल गया था जिससे एबनी चार्ली के पास कॉल किया करती थी। फिर कैंडिस उसे धमकी देती है कि मैं ये फोन पुलिस को दे दूंगी। इतने में अचानक से मिगुएल और उसके लोग वहां पर आ जाते हैं और एबनी पर हमला कर देते हैं। कैंडिस और एबनी दोनों बाहर की तरफ भागती है, क्योंकि दोनों को ही नहीं पता था कि ये लोग कौन है और किसको मारने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ जिमी स्टाइल के घर पर आकर उसको उसकी गन और बैज वापस कर देता है। जिमी स्टाइल से कहता है जाओ और उस दरिंदे को खत्म कर दो, क्योंकि अब कोई भी नहीं चाहता कि कोल्ट्रेन जिंदा रहे। फिर स्टाइल अपने मकसद को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कोल्ट्रेन मिगुएल के अड्डे पर जाकर उसके सभी आदमियों को मार डालता है, लेकिन जब वो एबनी का मास्क हटाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एबनी नहीं बल्कि कैंडिस है। दरअसल मिगुएल के लोगों ने गलती से कैंडिस को एबनी समझकर पकड़ लिया था और अब एबनी कहाँ है ये कोई नहीं जानता। फिर कोल्ट्रेन कैंडिस को छोड़ देता है और कहता है तुम डरो मत, क्योंकि कभी भी तुम और तुम्हारा बेटा मेरा टारगेट नहीं थे। अगर होते तो मैं कब का तुम दोनों को मार चुका होता। फिर कैंडिस कोल्ट्रेन की हेल्प करने के लिए क्रूज के पास फोन करती है और उसे पता चलता है कि एबनी भागते वक्त गिर गई थी, जिसके कारण उसको गहरी चोट आ गई और इस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। क्रूज की बात सुनकर कोल्ट्रेन की जान में जान आ जाती है, जिसके बाद वो चार्ली को फोन करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। चार्ली कोल्ट्रेन की आवाज सुनकर हैरान रह जाती है। तभी कोल्ट्रेन उसको कहता है कि तुम मुझे बाद में मार लेना, लेकिन फिलहाल तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है। फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसकी हेल्प से वो लोग एबनी को सुरक्षित हॉस्पिटल से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अब ये प्लान क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं स्टाइल हॉस्पिटल में जाकर क्रूज से बात करता है। क्रूज बताती है कि कोल्ट्रेन एबनी को लेने के लिए जरूर आएगा और जब वो यहाँ पर आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। तभी स्टाइल के पास मिगुएल की कॉल आती है। स्टाइल मिगुएल से कहता है कि डील कैंसिल कर दो, क्योंकि अब मुझे कोल्ट्रेन को जिंदा पकड़ना है। लेकिन मिगुएल कहता है कि ये डील कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि उसने मेरे 6 आदमियों को मार डाला। अगले सीन में हम देखते हैं कैंडिस मलिक के घर पर पहुंच जाती है, क्योंकि इस वक्त उसको मलिक के सहारे की जरूरत थी। दरअसल कोल्ट्रेन ने कैंडिस को बता दिया था कि स्टाइल ने मिगुएल के साथ हाथ मिलाया है, इसीलिए उसके आदमी तुम्हें एबनी समझकर उठा कर ले गए। अब कैंडिस को स्टाइल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जिसके बाद वो मलिक के साथ रहने का फैसला करती है। दोस्तों, इस तरह की कंफ्यूज लेडीज कभी भी अपने पति का साथ नहीं दे सकती, बल्कि मुश्किल वक्त पड़ने पर ये घर छोड़कर भाग जाती है किसी और का साथ ढूंढने के लिए। खैर, अब कहानी का आखिरी खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि कोल्ट्रेन एबनी को बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया था। कोल्ट्रेन जानबूझकर कैमरा के सामने अपनी शक्ल दिखाता है ताकि स्टाइल उसको देख ले और उसके पीछे पड़ जाए। तभी चार्ली भी नर्स की ड्रेस पहनकर एबनी को वहां से बाहर निकाल लेती है। अब सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा कोल्ट्रेन ने सोचा था। स्टाइल और बाकी पुलिस वाले कोल्ट्रेन के पीछे पड़ जाते हैं और चार्ली का काम आसान हो जाता है और वो बाहर मौजूद ऑफिसर
ऑफिसर को बेहोश करके एबनी को वहां से निकाल ले जाती है। अब एबनी चार्ली को थैंक यू कहती है क्योंकि अगर आज वो नहीं होती तो सब कुछ खत्म हो गया होता। लेकिन तभी चार्ली उसको कहती है कि घबराओ मत, क्योंकि अगले 20 मिनट में हम लोग प्लेन में होंगे जहां तुम्हारी देखभाल के लिए एक डॉक्टर भी होगा। अब कोल्ट्रेन भी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी स्टाइल और बाकी पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। कोल्ट्रेन के पास ज्यादा समय नहीं बचा था क्योंकि पुलिस हर मिनट दुगनी होती जा रही थी और इसीलिए वो अपना दिमाग लगाकर सड़क पर पैसे उड़ाने लगता है, जिसके बाद वहां पर काफी सारी भीड़ जमा हो जाती है और कोल्ट्रेन बचकर निकल जाता है। इतने में नोआ और एमोस के बाकी लोग कोल्ट्रेन को भागते हुए देख लेते हैं, इसलिए नोआ कोल्ट्रेन का पीछा करने लगता है। इस समय नोआ के अलावा मिगुएल भी उसके पीछे पड़ा था। फिर मिगुएल और उसके लोग कोल्ट्रेन पर धुआंधार फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन कोल्ट्रेन जैसे तैसे वहां से भाग निकलता है। कुछ दूरी पर जाने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है और कोल्ट्रेन बुरी तरह से फंस जाता है क्योंकि नोआ उसके पीछे गन ताने खड़ा था। फिर कोल्ट्रेन नोआ को समझाता है कि तुम गोली मत चलाना वरना तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में कटेगी, लेकिन नोआ तो कोल्ट्रेन पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, इसलिए वो कोल्ट्रेन की कोई भी बात नहीं सुनता। लेकिन तभी अचानक से मिगुएल वहां पर आ जाता है और नोआ के पैर में गोली चला देता है। इतने में स्टाइल भी वहां पर आ जाता है और मिगुएल को शूट कर देता है। अब कोल्ट्रेन नोआ की जान बचाने के लिए उसका पैर कस के पकड़ लेता है ताकि उसका ज्यादा खून ना बहे। स्टाइल चिल्लाते हुए कोल्ट्रेन से कहता है कि तुम मेरे बेटे को कुछ भी मत करना, लेकिन तभी कोल्ट्रेन उसको कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो और अपने बेटे के लिए जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाओ। स्टाइल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसका बेटा है और दूसरी तरफ कोल्ट्रेन, जिसके पीछे स्टाइल ने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया था। तभी स्टाइल को याद आता है कि उसने कोल्ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में मैनिशो, ब्रिंकली और एमोस को खो दिया है और अब वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर स्टाइल अपनी गन नीचे रख देता है और भागकर नोआ के पास आ जाता है, जिसके बाद कोल्ट्रेन एक बार फिर से भाग निकलता है। जाते जाते कोल्ट्रेन स्टाइल से ये कहकर जाता है कि तुम कभी जीत नहीं पाओगे और इसी लाइन के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, स्टाइल इतनी मेहनत करने के बाद भी कोल्ट्रेन से जीत नहीं पाया, क्योंकि स्टाइल के पास अगर पुलिस की ताकत थी तो कोल्ट्रेन के पास उसकी फैमिली का साथ था, जिसने हर कदम पर उसकी हेल्प की। आज स्टाइल सिर्फ इसलिए हार गया क्योंकि उसको अपने बेटे को बचाना था, लेकिन स्टाइल का जोश अभी भी ठंडा नहीं हुआ और वो एक ना एक दिन कोल्ट्रेन को पकड़कर ही रहेगा, जो कि शायद इस सीरीज के सेकंड सीजन में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।